पीएम की सुरक्षा चूक पर मचा घमासान बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम के खिलाफ बेतुका बयान दिया है। उन्होंने पीएम के लिए अमर्यादित शब्द कहे। पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम को तू कहकर संबोधित किया। पंजाब के टांडा में एक रैली को संबोधित करते हुए चन्नी ने ये बात कही। उन्होंने कहा, पीएम को कोई खरोच नहीं आई, किसी ने नारे नहीं लगाए और पूरे देश में फैलाया जा रहा है कि पीएम की जान को खतरा है। ओ यार, कोई खतरा तैनू होया नहीं, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डला नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली। केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी? पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। सीएम चन्नी ने विवादास्पद ट्वीट भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार पटेल की फोटो के साथ एक कोट शेयर करते हुए लिखा, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने सरदार पटेल की एक तस्वीर ट्वीट पर इशारों इशारों में ही मोदी पर तंज कसा। पीएम की सुरक्षा में चूक को सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद गंभीर माना है, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। इसी बीच इस मामले में आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। मनमोहन वैद्य ने कहा, पंजाब में पीएम की सुरक्षा के साथ जो हुआ वो देश के लिए ठीक नहीं। मीनाक्षी लेखी ने तो सोनिया गांधी से पंजाब के सीएम चन्नी को हटाने की मांग कर दी। गंभीर बात है, उस पर जांच भी हो रही है एंड द ऑफिसर्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सरकार अपना काम करेगी निश्चित। ये ठीक नहीं हुआ है। मतलब एक संवैधानिक सर्वोच्च पद के व्यक्ति को इस प्रकार से खड़ा रहना पड़ना, ये ठीक नहीं हुआ है, देश के लिए ठीक नहीं है। सोनिया गांधी जी को तो हटा देना चाहिए। अगर उनकी सलाह नहीं होती तो उनको हटा देना चाहिए। हटाया क्यों नहीं? मुख्यमंत्री को हटाएं। पीएम अपमान नहीं करे, पीएम का अपमान हुआ है और जो ये बातें कर रहे हैं वो देश का अपमान कर रहे हैं। जो घटना पंजाब में हुई, इसके ऊपर एमएचए ने ऑलरेडी कमेटी गठित कर दी है, जिसमें एनआईए के सीनियर अधिकारियों को डाला है। और मैं मानता हूं कि ये एक घटना, पहली घटना इस तरह की 4 दशकों बाद हुई है और उसके बाद ऐसी घटना का देखा जाना मुझे लगता है देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती ना बन जाए। वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या कार्रवाई एनआईए की टीम आगे करेगी, मगर पंजाब सरकार को भी उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनने कहीं लापरवाही बरती सख्त कदम उठाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में चुनाव से पहले कई जगहों पर छापेमारी का दौर जारी। कानपुर और कन्नौज के बाद अब वाराणसी में जीएसटी की टीम का छापा। गुटखा कारोबारी लक्ष्मीकांत पांडे पर कर चोरी का आरोप है और इसी को लेकर के छापेमारी चल रही है। वाराणसी में जीएसटी की टीम छापेमारी कर रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी जीएसटी की टीम यूपी में कई इलाकों में छापेमारी कर चुकी है और इस बार खबर है कि टैक्स चोरी के मामले में गुटखा कारोबारी के घर पर यह छापेमारी चल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस छापेमारी में कई अहम सुराग मिल सकते हैं। अमित मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है इस छापेमारी को लेकर? देखिए, फिलहाल जो गुटखा कारोबारी हैं लक्ष्मीकांत पांडे, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है और ये जीएसटी की छापा है। जिस तरीके से जीएसटी ने कानपुर में, कन्नौज में छापेमारी की थी, उसके बाद अब जीएसटी की टीम पहुंच गई है वाराणसी। वहां पर लक्ष्मीकांत पांडे जो कि गुटखा कारोबारी हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। आरोप है टैक्स चोरी का। तो फिलहाल जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो लक्ष्मीकांत पांडे के ठिकाने पर है और वो लगातार डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से कानपुर और कन्नौज में भारी मात्रा में कैश बरामदगी हुई थी, कानपुर में हुई थी और उसके बाद ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो ये छापेमारी फिलहाल चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि जो पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, इसको लेकर के जांच तेज हो चुकी है। पंजाब सरकार की एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, जिसे 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके अलावा बठिंडा एसएसपी को आज शाम तक गृह मंत्रालय के कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। गृह मंत्रालय की टीम कल पंजाब के फिरोजपुर जांच के लिए पहुंची थी। जिस जगह पीएम का काफिला फंसा था, वहां गृह मंत्रालय की टीम ने छानबीन की।
पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब की फिरोजपुर पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है, लेकिन उनके खिलाफ धाराएं बेहद मामूली लगाई गई हैं। जिन अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उन पर धारा 283 यानी धरने के जरिए ट्रैफिक रोकने की मामूली धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस धारा में सिर्फ 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है और आरोपी जमानत पर छूट सकता है। मतलब पीएम की सुरक्षा में चूक जैसे बड़े मामले में इतनी हल्की धारा, और वो भी उस जगह पर जो पाकिस्तान सीमा से बेहद करीब है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मामले को गंभीर बताते हुए कांग्रेस सरकार में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मामले को गंभीर बताते हुए कांग्रेस सरकार में इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की गंभीर मामले में कोई कार्रवाई न करके कांग्रेस ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने पूछा कि असम में राहुल सोनिया के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। By not taking action, they wants to institutionalize this thing. Suppose tomorrow Rahul Gandhi and Sonia Gandhi came to Assam. I did the same drama. Will it be acceptable? Then Congress will not criticize me. If they come to Assam, we will ensure full security. I am not saying that I will go for tit for tat. उत्तराखंड में 16 जनवरी तक सभी सियासी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से 16 जनवरी तक सभी सियासी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा स्विमिंग पूल और वाटर पार्क भी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि सिनेमा हॉल, सैलून और ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। झारखंड के धनबाद में बीजेपी अध्यक्ष को गाली देने पर कार्यकर्ताओं पर थूक चटवाने का आरोप लगा है। इस मामले में 10 के खिलाफ मामला दर्ज कर बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ को आज नया मेयर मिल जाएगा। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के 14 पार्षद नगर निगम के चुनाव जीते हैं तो बीजेपी के 12 पार्षद जीत कर आए हैं। इस बार मेयर पद के लिए महिला सीट आरक्षित है। पंजाब के मोगा में बड़ी आपराधिक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 2 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच के समय बदमाशों ने पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में हो रही भारी बर्फबारी के बीच फंसे 2 ट्रक ड्राइवरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये लोग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बर्फबारी में फंस गए थे। इनके ट्रक पर बर्फ की मोटी चादर पड़ गई थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें सुरक्षित निकाला। बिहार के बगहा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर लिटा दिया गया। कड़ाके की ठंड और कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखकर मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पाबंदियों और मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद उत्तर प्रदेश के बरेली से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मुस्लिम धर्म सम्मेलन में जुटे लोगों ने कोरोना नियमों का मजाक बनाकर रख दिया। जिला प्रशासन ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम की पार्टी के नेता तौकीर रजा खान को इस सम्मेलन में 300 लोगों के जुटने की इजाजत दी थी, लेकिन बरेली के इस्लामिया मैदान में हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, और वो भी बिना मास्क के। इस मुस्लिम धर्म सम्मेलन में पहला नियम यह टूटा कि वहां भीड़ जुटी। दूसरा ये कि लोगों ने मास्क नहीं लगाए, जिन्होंने लगाए भी केवल खाना पूर्ति के लिए। और तीसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जैसे वो सब भूल ही गए हों। लेकिन हाँ, उनमें कोई भी देश हित के नारे लगाने से नहीं चूका। न सिर्फ मैदान में बल्कि मंच पर जुटे लोगों के लिए भी मास्क महज खिलौना बनकर रह गया। किसी में भी कोरोना का खौफ तो दिखाई नहीं। यहां तक कि आईएमसी नेता तौकीर रजा खान भी मास्क लगाए बिना ही लोगों के बीच मौजूद रहे। एम्स दिल्ली से मरीजों की भर्ती के लिए नए नियम तय किए गए। कोरोना संकट का असर एम्स दिल्ली की ओपीडी सेवाओं पर पड़ा और वहां अब कम मरीजों का ही रजिस्ट्रेशन करने का फैसला लिया गया। साथ ही मरीजों की भर्ती के लिए भी नए दिशा निर्देश दिए गए। इनके तहत अब सिर्फ गंभीर मरीजों को ही इलाज और सर्जरी के लिए भर्ती किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में चुनाव से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा। साथ ही फिर खटीमा से ही चुनाव लड़ने की बात कही। मेरा कर्तव्य है, मैं सब जगह जा रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कर्मभूमि खटीमा में। रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। उन्होंने इस मुकाबले में 6-1 और 6-3 से जीत हासिल की। बंगाल में नगर निगम चुनाव टाले जाएं या नहीं, इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। इससे पहले एक याचिका में कोरोना खतरे की दलील देते हुए इन चुनावों को टालने की मांग की गई थी। ये चुनाव वहां 22 जनवरी को होंगे।
आईसीसी ने टी20 में स्लो ओवर रेट रहने पर नया नियम लागू कर दिया। अब गेंदबाजी करने के दौरान पारी के आखिरी ओवर से पहले अगर स्लो ओवर रेट रहा तो उस आखिरी ओवर में 30 गज से बाहर टीम का एक फील्डर कम रहेगा। इसके अलावा जुर्माने समेत दूसरी सजा पहले की तरह बरकरार रहेगी। बिहार के बांका से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक लड़के पर बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से 40,000 रुपए चुराने का आरोप लगा, लेकिन इस चोर की यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वो नकदी पर हाथ साफ करता नजर आया। इससे पहले वो दबे पैर ग्राहक सेवा केंद्र में दाखिल होता दिखा। अंदर टेबल पर एक लैपटॉप रखा हुआ था, जबकि कुर्सी खाली थी। इसी का उसने फायदा उठाया और बिना वक्त गवाए नकदी की तलाश में जुट गया। इसके बाद उसने वहां दराज में रखी नकदी बटोरी और अपनी कमीज में छिपा कर ले गया। हालांकि बिहार में लागू नाइट कर्फ्यू की पहली रात को मिला जुला असर देखने को मिला। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था, जिसे लागू कराने के लिए सभी जिलों में प्रशासन मुस्तैदी से जुट गया। इसी कड़ी में मुंगेर पुलिस के कई अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी दुकान को 8 बजे तक निश्चित रूप से बंद करना है। भागलपुर में भी सभी चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि वो रात में बेवजह घूम रहे लोगों पर निगरानी रख सकें। इसके साथ ही पुलिस ने रात 8 बजे के बाद खुली कुछ दुकानों को बंद करवा दिया, जिसका जायजा खुद जिले के एसएसपी ने लिया। और मेडिकल दुकानों को छोड़ के लगभग सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं। लेकिन नवादा में नाइट कर्फ्यू के दौरान कई इलाकों में पुलिस नदारद रही। अच्छी बात यह रही कि वहां के ज्यादातर लोग इस नियम का पालन करने के लिए खुद ही अपने घरों में कैद हो गए, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि कुछ जगहों पर 1-2 लोग रात में घूमने से बाज नहीं आए। पाकिस्तान के कराची में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। इसके तहत वहां से पिछले साल जब्त की गई करीब 22 टन ड्रग्स की खेप को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बोतलों को भी तोड़ा गया और इस काम को आसान बनाने के लिए एक रोलर की मदद ली गई, जिसने जमीन पर बिछी शराब की बोतलों का पल भर में चूरा बना दिया। इसके बाद नंबर आया वहां डिब्बों में रखे ड्रग्स का, जिन्हें खुदाई करने वाली मशीन की मदद से गड्ढों में दफनाया गया। इससे पहले ड्रग्स की एक बड़ी खेप को आग भी लगाई गई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी और कांग्रेस में चल रही जबानी जंग के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता मनीष तिवारी ने यह कहकर एक नई बहस छेड़ दी कि प्रधानमंत्री का काफिला पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में था। यह बयान उन्होंने तब दिया जब पंजाब में उन्हीं की पार्टी की सरकार है और उनके अपने सीएम यह कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ। जबकि मनीष तिवारी कह रहे हैं कि फिरोजपुर मोगा नेशनल हाईवे, मतलब कि वो जगह जहां प्रधानमंत्री की गाड़ी 20 मिनट तक खड़ी रही, वो भारत की सरहद से केवल 10 किलोमीटर दूर है और वहां प्रधानमंत्री का फंसना खतरे से खाली नहीं था। यही नहीं, उनका तो यह तक कहना है कि वो 20 मिनट जब तक पीएम उस फ्लाईओवर पर खड़े रहे, वो पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में थे। मतलब उन 20 मिनटों में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात पाकिस्तान की तोपों की रेंज 35-36 किलोमीटर से ज्यादा है और प्रधानमंत्री और उन तोपों के बीच की दूरी उससे काफी कम थी। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी चूक होती और पीएम यू टर्न लेकर नहीं लौटते तो अनहोनी भी हो सकती थी। ये बात खुद मनीष तिवारी कह रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर बसे जिले फिरोजपुर और उसके आसपास के इलाकों को बहुत संवेदनशील माना जाता है और वहां अक्सर टिफिन बम और विस्फोटक मिलते रहते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री की फिरोजपुर की रैली का ऐलान 1.5 हफ्ते पहले ही हो चुका था। मतलब यह कि पंजाब पुलिस के पास सुरक्षा के इंतजाम करने का काफी समय था, लेकिन वो इंतजाम कम से कम उस फ्लाईओवर पर नजर नहीं आए जहां प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया था। और यह सब तब हुआ जब बॉर्डर पर बसे जिले फिरोजपुर और उसके आसपास के इलाकों में आए दिन टिफिन बम और विस्फोटक मिलते रहते हैं। फिरोजपुर के पास के इलाके जलालाबाद में तो पिछले साल सितंबर महीने में एक धमाका हुआ था, जिसकी जांच के बाद एनआईए ने टिफिन बम सप्लाई करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम गुरमुख सिंह है और यह शख्स फिरोजपुर के पास के जिले मोगा के रोड़े गांव का रहने वाला है। और प्रधानमंत्री का काफिला जहां फंसा था वो जगह थी फिरोजपुर मोगा हाईवे। यही नहीं, खालिस्तान समर्थक लखबीर सिंह रोड़े भी इसी इलाके का है। कहा जा रहा है कि लखबीर सिंह ने इस समय पाकिस्तान में शरण ली हुई है और पता चला है कि एनआईए की जांच में गुरमुख सिंह ने माना था कि कुछ टिफिन बम की डिलीवरी फिरोजपुर में भी हुई थी, जो लखबीर सिंह के कहने पर की गई थी। मतलब यह कि प्रधानमंत्री 20 मिनट तक एक ऐसी जगह पर फंसे रहे जो पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में ही नहीं थी, बल्कि वहां के आसपास के इलाकों में आतंकी हमलों का भी खतरा था।
और यही वजह है कि बार बार इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि बॉर्डर के इतने नजदीक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा ताक पर क्यों रखी गई। आखिर क्यों प्रदर्शनकारियों को वहां से नहीं हटाया जा सकता था, जबकि यह बात सबको मालूम है कि बॉर्डर के राज्य पंजाब का फिरोजपुर जिला हाईली सेंसिटिव माना जाता है। यहां तक कि वहां का हुसैनीवाला शहीद स्मारक, जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना था, वो तो पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल नजदीक है और पाकिस्तान के गंडावाला गांव से हुसैनीवाला की दूरी केवल 1 किलोमीटर है। पिछले साल दिवाली से पहले हुसैनीवाला के पास के गांव अलीके से पुलिस ने टिफिन बम बरामद किया था और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। यही नहीं, पास के ही एक और गांव से हैंड ग्रेनेड भी मिला था। पिछले साल 15 सितंबर के बाद से फिरोजपुर और आसपास के इलाकों में 4 टिफिन बम मिल चुके हैं। मतलब यह कि न सिर्फ जिस रास्ते से प्रधानमंत्री फिरोजपुर पहुंचने वाले थे, बल्कि उनके कार्यक्रम वाली जगह भी बेहद संवेदनशील थी। उनकी सुरक्षा के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। और ये बात तो कांग्रेस के सीनियर नेता और पंजाब से सांसद मनीष तिवारी ने भी मानी। उन्होंने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जांच की मांग की और पाकिस्तान की सरहद के पास हुई लापरवाही पर चिंता जताई। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि पीएम के लिए किए गए सुरक्षा के इंतजामों में उनकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन मनीष तिवारी ने जो बयान दिया उसे सुनकर लगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर वो अपनी ही पार्टी की सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुलकर इस बात पर चिंता जताई कि जिस जगह प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था वो बॉर्डर के नजदीक था और प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता था। कि जहां पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पे जगह है। जो पाकिस्तान की हेवी आर्टिलरी है सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 35-36 किलोमीटर से ज्यादा होती है। वो इस मामले में केंद्र और राज्य के अलग अलग जांच करने के पक्ष में भी नजर नहीं आए। एक इंक्वायरी होनी चाहिए। वो इंक्वायरी या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निरीक्षण में होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्षता में होनी चाहिए। मनीष तिवारी बोले तो बीजेपी ने उनके बयान का हवाला देकर चन्नी पर हमला बोल दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो दो टूक कहा कि ये प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी। ये एक साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की। केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में पंजाब सरकार को पूरी जानकारी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और प्रधानमंत्री की जान खतरे में डाल दी। अमेरिका में वॉशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बाढ़ की वजह से वहां के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे दिखाई दिए। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां आधी डूबी नजर आई। वहां मैदान भी इस सैलाब की भेंट चढ़ गए। लोगों ने अपने मकानों के बाहर रेत से भरे बैग रख दिए ताकि बाढ़ का पानी उनके घरों के अंदर ना घुस सके, जबकि एहतियात के तौर पर कुछ इमारतों को प्रशासन ने खाली भी करवा लिया। इसके अलावा वहां कई जगहों पर जमीन खिसकने की खबरें आई। वहां एक छोटा ट्रक पानी से भरी सड़क पर चलता दिखा, लेकिन आगे की सड़क पूरी तरह डूबी देखकर उसने लौटने में ही अपनी भलाई समझी। सावधानी नहीं बरती गई और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। इस बीच मामले की जांच तेज हो गई। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री का जो फिरोजपुर दौरा रद्द हुआ था, उसके लिए गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया था और बयान जारी किया था कि पंजाब पुलिस ने पीएम के सड़क के रास्ते पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए थे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। 2 दिन पहले के इस मामले की कुछ और तस्वीरें आईं, जिनमें साफ साफ दिखा कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों की वजह से प्रधानमंत्री की गाड़ी फंसी रही। गाड़ी के बाहर एसपीजी के जवान और गाड़ी के अंदर पीएम रास्ता खुलने का इंतजार करते भी नजर आए। इन तस्वीरों में एक तरफ प्रधानमंत्री का काफिला और दूसरी तरफ कई बसें जैम में फंसी दिखी। इस वीडियो के अलावा एक एनिमेटेड वीडियो भी सामने आया, जिसे देखकर लगा कि वो 5 जनवरी की घटना का ही एनिमेशन है, क्योंकि उसमें हूबहू वही होता दिखा जो 2 दिन पहले पंजाब में हुआ था। इस वीडियो में दिखा कि एक फ्लाईओवर पर भीड़ ने पीएम का रास्ता रोक दिया। कहा जा रहा है कि ये वीडियो 1 साल से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अटकलें लगी कि प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने का प्लान 1 साल पहले ही बना लिया गया था, जिसे उस समय अंजाम दिया गया जब पीएम फिरोजपुर जा रहे थे। इस बीच पूरे मामले की जांच ने रफ्तार पकड़ ली और गृह मंत्रालय की टीम फिरोजपुर मोगा हाईवे पर पहुंची। उनके साथ फिरोजपुर के डीआईजी और एसएसपी भी मौजूद रहे। फ्लाईओवर पर पहुंचते ही इस टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी
और अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगे कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को रोका होगा। इस मामले की जांच के लिए बनी इस कमेटी के सदस्यों ने मोबाइल पर घटना का वीडियो देखकर भी 2 दिन पहले के हालात समझने की कोशिश की। करीब आधे घंटे की पड़ताल के दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। एक तरफ केंद्र ने मामले की जांच शुरू की तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी कार्रवाई की और प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के मामले में 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा खबर यह भी आई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामले में कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, जिनमें तरन तारण और मोगा समेत 5 जिलों के एसपी शामिल हैं। इन सब पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही के मामले में कार्रवाई हो सकती है। खबर है कि जांच के लिए केंद्र की 3 सदस्यों की टीम ने 5 जिलों के एसपी समेत 13 अधिकारियों को बुलाया है। केंद्र की इस कमेटी में सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना, एसपीजी के आईजी ए सुरेश और आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह शामिल हैं। खबर है कि 3 जनवरी को एसपीजी ने पंजाब सरकार को अलर्ट भेजा था कि किन किन संगठनों से पीएम को खतरा है। इन संगठनों में वो किसान संगठन भी शामिल हैं जिन पर प्रधानमंत्री के काफिले का घेराव करने का आरोप लगा है। जांच ने रफ्तार पकड़ी तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर बीजेपी ने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन किए। दिल्ली के रोहताश नगर इलाके में तो पार्टी के कई कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए और उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी पुतले फूंके। सुरक्षा देनी चाहिए थी लेकिन उसके साथ खिलवाड़ किया गया, उसको लेकर यहाँ पर इनका गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राजघाट पर दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं और सांसदों ने मौन रहकर धरना दिया। इस दौरान सभी नेता कोरोना के खतरे का ख्याल रखते हुए एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पीएम की सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने पहले भी प्रधान मोदी जी के साथ कई षड्यंत्र रचे हैं। इसी तरह की तस्वीर संसद भवन की गांधी प्रतिमा के सामने भी नजर आई, जहां बीजेपी के कई सांसदों ने मौन रहकर धरना दिया। बीजेपी की तरफ से जारी इस वीडियो में दिखा कि सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर पंजाब सरकार और कांग्रेस का विरोध किया। इस बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कई कार्यकर्ता दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे और प्रधानमंत्री की लंबी आयु की दुआ मांगी। इसी तरह मुंबई की हाजी अली दरगाह पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे और उन्होंने पीएम की लंबी उम्र की दुआ मांगते हुए चादर चढ़ाई। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के आतंकवादियों के निशाने पर होने की खुफिया जानकारी सामने आई, जिसकी पुष्टि पुलिस विभाग ने भी की और बताया कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने आरएसएस मुख्यालय की रेकी की, जिसके लिए वो कुछ दिन पहले नागपुर भी आए थे और आरएसएस हेडक्वार्टर के अलावा शहर की कई अहम ठिकानों की रेकी की थी। इस बात का पता चलते ही आरएसएस हेडक्वार्टर के साथ उन तमाम जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बताया गया कि आतंकवादियों के निशाने पर आरएसएस के कुछ बड़े नेता भी हैं, लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जैश ए मोहम्मद बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ नागपुर के वाइटल इंस्टॉलेशंस की रेकी करने की प्रयत्न की गई है। क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पुलिस कार्रवाई न होने से खफा हिंदुओं ने एक समुदाय विशेष के लोगों से कोई लेन देन न करने की कसम खाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सैकड़ों हिंदू एक समुदाय के लोगों से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की कसम खाते दिखाई दिए। वीडियो 5 जनवरी का बताया गया। इस वीडियो में सैकड़ों लोग एक समुदाय को खेती के लिए दी गई जमीन भी वापस करने की कसम खाते दिख रहे हैं। आरोप है कि समुदाय विशेष के कुछ लोग हिंदू परिवारों के घर में घुस आए और उन्होंने घर की महिलाओं को मारा पीटा, उनके साथ छेड़छाड़ की, जिसके खिलाफ कार्रवाई ना होने से खफा गांव के लोगों ने पूरे समुदाय विशेष के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सरगुजा पुलिस भी हरकत में आई और समुदाय विशेष के 7 लोगों को गिरफ्तार कर गांव के लोगों को समझा लेने का दावा किया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई। कुंदी कला जो गांव में एक आपसी वाद विवाद हुआ था, उसमें सबसे पहले कुंदी कला के गांव के लोग जो थे लुंड्रा थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज करने आए थे। हमने पुलिस ने जो है तुरंत मामला दर्ज कर दिया था और जो दोषी लोग थे उनको कार्रवाई किया था, उनको गिरफ्तार कर दिया था। उसके बाद में जो अन्य लोग जो है जो इस मामले में शामिल थे, 7 लोग जो थे, उनको पहचान परेड की कार्रवाई करने के लिए हमने उनको हिरासत में लिया है और उनको आइडेंटिफिकेशन करके जो वाद विवाद में और मार पिटाई में शामिल थे उनको आइडेंटिफाई करके हम फिर से गिरफ्तार करके उनको जेल में भेज देंगे।
जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। ताजा बर्फबारी के बाद यहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। सड़कें, मकान और पेड़ पौधे बर्फ के आगोश में लिपट गए। मौसम विभाग ने आज के लिए भारी से भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी बर्फबारी के बीच एक ट्रक फंस गया। ट्रक में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे। खबर मिलते ही बीआरओ के कुछ जवान उनकी मदद के लिए निकल पड़े। इसके बाद बर्फबारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि सड़क पर गिरकर ठोस हो चुकी बर्फ में ट्रक के पहिए धंस चुके थे। इसके बाद एक खुदाई करने वाली मशीन से ट्रक को धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच लगातार होती बर्फबारी भी उनकी मुसीबत बढ़ाती रही। ऐसे में पहले ट्रक के टायरों पर जमी बर्फ को हटाया गया, फिर जब खुदाई करने वाली मशीन ने जोर लगाया तो बात बन गई। इसके बाद ट्रक अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम तय हो गया। पाकिस्तान में आयशा मलिक वहां की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनेंगी। पाकिस्तानी न्यायिक आयोग ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। आयशा मलिक अभी लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गंगा सागर मेले के आयोजन को मंजूरी दे दी। साथ ही कोर्ट ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का निर्देश भी दिया। ये कमेटी देखेगी कि मेले में सभी कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इस कमेटी की सिफारिश पर मेला बंद भी किया जा सकता है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा का 1 साल पूरा हो गया, जिस पर वहां 2 मिनट का मौन रखा गया। पिछले साल जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ट्रंप समर्थकों ने संसद के भीतर जबरन घुसकर तोड़फोड़ कर दी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के कई शहरों में कारोबारियों पर हुई छापेमारी के मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्विटर पर 2015 की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें अखिलेश यादव के साथ पंपी जैन भी दिखाई दिए, जिनके ठिकानों पर हाल ही में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। बीजेपी के इस हमले का जवाब देने में समाजवादी पार्टी ने भी देरी नहीं की। झूठ से भारतीय जनता पार्टी का भला होने वाला नहीं है। अब जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ को समझ चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले आए। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 17% के पार पहुंच गया। दिल्ली में पहले से ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से ज्यादा असर नहीं दिख रहा। संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। वीकेंड कर्फ्यू के समय लोगों को बिना वजह घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग आ जा सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई और इमरजेंसी है तो वैलिड आई कार्ड के साथ आप बाहर निकल सकते हैं। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली सरकार के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कोरोना का आंकड़े जारी कर दिए थे, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने ट्वीट कर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करते हुए कहा, दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में आज कुल 39,873 कोविड केस हैं। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 22,615 मरीज घर या अस्पताल में उपचार करवा रहे हैं, पर सरकार को पता नहीं शेष 17,258 कहां लापता हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछा कि ये कैसी पेशेंट मैनेजमेंट है। और कोरोना के इसी खतरे को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें नियमों को पहले से सख्त करते हुए कुछ बदलाव किए गए हैं। जिसके मुताबिक एट रिस्क कंट्रीज यानी ऐसे देश जहां कोरोना का खतरा है, उनकी संख्या बढ़ाकर 19 कर दी गई। हालांकि 1 दिसंबर को जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें ऐसे मुल्कों की संख्या 11 ही थी, जिनमें यूके समेत यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका, चीन, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, हांगकांग, सिंगापुर और इजराइल के नाम थे। लेकिन अब जो लिस्ट आई है उसमें सिंगापुर का नाम हटाते हुए 9 और नाम जोड़े गए। इनमें घाना, तंजानिया, कीनिया, कांगो, ट्यूनीशिया, कजाकिस्तान और नाइजीरिया के नाम शामिल हैं, जिनके लिए नए दिशा निर्देश 11 जनवरी से लागू हो जाएंगे।
तब इन 19 देशों से आने वालों को एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा, वो भी अपने खर्चे पर, और सैंपल देने के बाद उनको रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उनको अपने घर में 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। उसके बाद 8वें दिन RT-PCR टेस्ट फिर से करवाना होगा। पीएम ने कोलकाता में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के एक और कैंपस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे परिसर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दूसरे परिसर को 530 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। विशेष रूप से उन गरीब, उन मध्यम वर्ग परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। पटना में जेडीयू दफ्तर के 13 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वहां किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक गोदाम में लगी आग भड़क गई, जिससे वहां पास की 2 काफी पुरानी इमारतें जलकर राख हो गईं। बताया गया कि ये दोनों इमारतें 1890 और 1894 में बनकर तैयार हुई थीं। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के समर्थन में कुछ लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के एक होटल के बाहर प्रदर्शन किया। जोकोविच को इसी होटल में क्वारंटीन किया गया है। जोकोविच वहां ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि 2 दिन पहले कोरोना नियम पूरा न करने पर उनका वीजा एयरपोर्ट पर ही रद्द कर दिया गया था। इसके बाद जोकोविच ने वहां की अदालत में याचिका दायर करते हुए अपना वीजा रद्द करने का विरोध किया। नियम है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आने वाले को ये बताना होता है कि उसने कोरोना वैक्सीन लगवाई है या नहीं, लेकिन यही बात पहले जोकोविच नहीं बताना चाहते थे। अब इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने 7 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन पर प्रिंटर से नकली नोट छापने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से 6,69,000 के नकली नोट भी बरामद किए। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया फैसला लिया। इसके तहत अब बिना मास्क लगाए हुए लोगों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा। वाहन चालक अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो उन्हें डीजल पेट्रोल न दे। देश में पहली बार समंदर में टैक्सी का सफर मुमकिन होने वाला है। मुंबई के लोगों का सफर वाटर टैक्सी के जरिए न केवल आसान बनेगा बल्कि कम समय में भी तय होगा। और यह सफर दक्षिणी मुंबई के हार्बर से शुरू होगा। समुद्र के किनारे लगी इलेक्ट्रिक बोट अलग अलग रूट पर ट्रायल कर चुकी है। समुद्र के रास्ते मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना नहीं करना पड़ेगा। टैक्सी ऑपरेट करने का काम एक निजी कंपनी को दिया गया है, जिसे इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन का। मोदी जी वुड लाइक टू ब्लेस दिस हिमसेल्फ। वो खुद आके इसको इनॉग्रेट करेंगे। समुद्र के बीच दौड़ने वाली इस टैक्सी में लोगों को मौसम की मार भी नहीं झेलनी पड़ेगी। उमस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बाकायदा इस वाटर टैक्सी को एयर कंडीशन बनाया गया है ताकि जो लोग हैं उन्हें कम से कम तकलीफ हो। टैक्सी में यात्रियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। एयर कंडीशन बोट है तो हमने एडिशनल प्रिकॉशंस एज लाइफ जैकेट्स, सेफ्टी हार्नेसेस, एवरीथिंग इज देयर ऑन एवरी बोट। दावा किया जा रहा है कि इस वाटर टैक्सी से लोगों का काफी वक्त बच जाएगा और यह सफर लोगों की जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। शुरुआत में 4 रूटों पर वाटर टैक्सी चलाई जाएगी। ये रूट होंगे हार्बर से नवी मुंबई, बेलापुर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसे JNPT कहा जाता है, और नेरुल। इन चारों जगहों पर सड़क के रास्ते पहुंचने में 1-2 घंटे का वक्त लगेगा और अगर ट्रैफिक जैम ज्यादा हो तो कभी कभी इससे भी कहीं ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन अगर वाटर टैक्सी के रास्ते ये सफर तय किया जाए तो समुद्र में 20 से 25 मिनट का आरामदायक सफर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देगा। समुद्र में यह टैक्सी करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलेगी। लोगों के लिए इस सफर की कीमत 200 रुपए से 700 रुपए के बीच होगी। पहले से सीट की बुकिंग करने पर किराया कम भी हो जाएगा, जबकि कंपनी का कहना यह भी है कि भविष्य में यह कीमत और भी नीचे लाई जा सकती है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 12 डॉक्टर और 8 पैरामेडिकल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अस्पताल के 89 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की हुई कोरोना जांच। 12 डॉक्टर और 8 पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अब तक 250 लोगों की RT-PCR जांच में 136 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं राजस्थान सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। राज्य के कुछ जिलों में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिनमें जयपुर और जोधपुर भी शामिल है। गहलोत सरकार ने इन दोनों ही जिलों में 8वीं तक की कक्षाओं को 17 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया। साथ ही राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को निर्देश दिए गए कि वो अपने स्टाफ के वैक्सीनेशन पर जोर दें और जरूरत पड़े तो स्कूल और कॉलेजों में ही वैक्सीनेशन कैंप लगवाए जाएं।
इसके अलावा राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों को निर्देश दिया गया कि जिन दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव ना हो, वहां केवल 50% कर्मचारियों को ही दफ्तर बुलाया जाए। साथ ही सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं और बुजुर्गों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के निर्देश दिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने ये दिशा निर्देश भी जारी किए कि अगर सरकार की अनुमति के बिना किसी शादी समारोह या दूसरे समारोह का आयोजन किया गया तो फिर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इजाजत मिलने के बाद भी किसी शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। हालांकि राजस्थान सरकार ने साफ किया कि तमाम पाबंदियों के बावजूद राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इटली से अमृतसर पहुंचे और 173 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। इटली से अमृतसर पहुंचे 173 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। इस विमान में कुल 285 यात्री सवार थे। इससे पहले भी गुरुवार को रोम से आए 125 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए थे। झारखंड के जामताड़ा में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जामताड़ा में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 132 हो गई है। देश भर में वैक्सीन की 150 करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर पुरी की सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर देश की जनता को बधाई दी। इस दौरान सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकृति के जरिए लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की। बिहार के भागलपुर में एक सोने के कारोबारी को व्हाट्सएप पर धमकी वाला मैसेज भेजकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। मैसेज में 25 लाख रुपए न देने पर कारोबारी को गोली मारने की धमकी दी गई है। शिमला में वैष्णो देवी की यात्रा के लिए वोल्वो बस सेवा की शुरुआत कर दी गई। इस सेवा के शुरू होने से श्रद्धालु शिमला से सीधे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकेंगे। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर इस बस सेवा की शुरुआत की। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मंत्री कोटे से इनाम देने का ऐलान किया, जिसके तहत गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 3 लाख, सिल्वर पर 2 लाख और ब्रॉन्ज मेडल लाने पर 1 लाख की इनाम राशि दी जाएगी। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई जा रही पाबंदियों के बीच देश भर में कोरोना मरीजों में उछाल के साथ ही अस्पतालों में बेड की डिमांड भी बढ़ने लगी है। ये आंकड़े तेजी से मुंबई में बढ़ते देखे गए, जहां 6 जनवरी तक 35,594 बेड में 5,998 कोरोना मरीजों से भरे हुए थे, जबकि ये संख्या 5 जनवरी को 35,487 बेड पर 5,104 मरीजों की थी। इसी तरह गुजरात में भी कोरोना मरीजों से बेड भरते चले गए। वहां 6 जनवरी को 453 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए थे, जबकि 5 जनवरी को राज्य में कोरोना मरीजों से भरे बेड की तादाद 390 थी। बिहार में भी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। एक दिन पहले कोरोना की चपेट में आए 85 लोग भर्ती हुए थे, जबकि ये संख्या 2 दिन पहले 63 थी। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों के लिए फिलहाल 23,947 बेड मौजूद हैं, जिनमें 5 और 6 जनवरी यानी दोनों दिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 2009 रही, जबकि 4 जनवरी को कोरोना मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने का ये आंकड़ा 1,668 रहा था। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क के पास एक बाघ का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। ये बाघ अचानक कुछ यात्रियों की एक जीप के सामने दिखा और बाघ को देखते ही लोगों के होश उड़ गए। रणथंभौर नेशनल पार्क ने ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। बाघ धीमी चाल में जीप की तरफ बढ़ता दिखा और जीप में बैठे लोग जीप को रिवर्स गियर में धीरे धीरे चलाने लगे। अंधेरे के बीच जीप की हेडलाइट सीधा बाघ के चेहरे पर पड़ रही थी। जिस तरह बाघ जीप की तरफ बढ़ रहा था, उसे देखकर पर्यटकों को लगा कि वो उन पर कभी भी हमला कर देगा, लेकिन थोड़ी दूर तक चलने के बाद बाघ ने अचानक से रास्ता बदल लिया और वो जंगल की तरफ चला गया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में अजय कोठियाल समेत 24 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के सीएम पद के चेहरे भी हैं। बिहार विधानसभा में 20 से ज्यादा नेताओं और कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद विधानसभा को 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कैलाश चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कई युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे। कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को टाल दिया गया। ये फेस्टिवल इसी महीने 28 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन अब इसे मार्च में आयोजित किया जाएगा।
क्रिकेटर पूनम राउत ने वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर निराशा जताई। पूनम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि साल 2021 में उन्होंने करीब 73 की औसत से रन बनाए, लेकिन फिर भी टीम में शामिल नहीं किया गया। सीएम चन्नी की जम्मू में होने वाली रैली रद्द हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की रविवार को जम्मू में होने वाली रैली रद्द कर दी गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने पीएम सुरक्षा मामले के बाद यह फैसला लिया, क्योंकि उसे आशंका है कि इसी वजह से चरणजीत सिंह चन्नी की रैली का बीजेपी विरोध कर सकती है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़त दर 9.2% रहने का अनुमान जताया। पंजाब के मोगा में पुलिस ने ग्रेनेड और पिस्तौल के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी किसी धार्मिक स्थान को निशाना बनाने की फिराक में थे। दहशत का माहौल पैदा करने ਲਈ धार्मिक स्थानां ते इन्हां दा यूज करने ਲਈ इन्हां नूं ਜਿਹੜਾ है मोटिवेट करें। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर इटली के रोम से आए 285 यात्रियों में फिर 173 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक दिन पहले भी इटली से आने वाले 125 यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। साथ ही इसी महीने से उनके वेतन में भी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। ओडिशा में कोरोना खतरे की वजह से सभी कॉलेजों और दूसरे शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद कर दिया गया। बिहार के आरा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आरजेडी नेता हरिनारायण सिंह के राजकीय सम्मान के दौरान बिहार पुलिस की बंदूकों ने उनका साथ छोड़ दिया। यह घटना 3 दिन पहले आरजेडी नेता को अंतिम विदाई देते वक्त हुई थी, जब पुलिस के जवानों के हाथों में मौजूद कुछ बंदूकें टाएं फिस हो गईं। हुआ कुछ यूं कि हरिनारायण सिंह के राजकीय सम्मान के दौरान पुलिस के अफसर जवानों को कमांड देते रहे, लेकिन उस मौके पर उनकी बंदूकों ने ही दम तोड़ दिया। राजकीय सम्मान बारी बारी से फायर शुरू। ऐसा हुआ तो पुलिस अधिकारी गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखने लगे और जवान इस कोशिश में जुटे रहे कि गोली फायर हो जाए। हालांकि कुछ बंदूकों ने लाज बचा भी ली। जब बंदूकें ऐन वक्त पर धोखा दे गईं तो पुलिस के जवानों और उनके अधिकारियों के चेहरे लटक गए। गुजरात के कच्छ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां भुज रेलवे स्टेशन रोड पर एक गड्ढे की वजह से कई लोगों की जान आफत में पड़ गई। बताया गया कि वहां एक दिन पहले भी 4 लोगों की जान पर बनाई थी। क्योंकि कोई उस गड्ढे में गिर गया तो कोई गिरते गिरते बचा। सड़क पर बना ये गड्ढा तो लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ ही, साथ ही वहां भर रहे सीवर के पानी ने भी आने जाने वालों की परेशानी दुगनी कर दी। हालांकि वहां पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन लोग भी कहां माने। कोई मोटरसाइकिल से आगे बढ़ा तो सड़क पर पानी भरा होने की वजह से उसे गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा और वो गिर पड़ा। कुछ ऐसा ही हश्र एक साइकिल सवार का भी हुआ। एक शख्स का तो ठेला ही उस गड्ढे में जाते ही गंदे पानी में गिर गया। पैदल सड़क पार करने की कोशिश भी इस गड्ढे और गंदे पानी ने नाकाम कर दी। कुछ ही घंटों में इतनी घटनाएं होने के बाद वहां एक गार्ड बैठा दिया गया, जिसका काम उस रास्ते की चौकसी करना रहा ताकि वहां से कोई आए जाए ना। बिहार के वैशाली से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां लूट के इरादे से गहनों की दुकान में घुसे एक लुटेरे को उल्टे पांव लौटना पड़ा। दरअसल उसने बंदूक की नोक पर दुकान को लूटना चाहा, लेकिन दुकानदार की हिम्मत ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। जिसकी गवाही दी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ने, जिसमें दिखा कि बदमाश दुकान में ग्राहक बनकर आया और मौका पाकर उसने अपनी जेब से बंदूक निकाल ली। वो दुकानदारों को धमकाने की कोशिश में लगा ही था कि उनमें एक ने उसकी तरफ झपट्टा मार दिया। जैसे ही वो लोग लुटेरे की तरफ बढ़े, उसके हाथ पांव फूल गए और वो वहां से भाग निकला। दोनों लोगों ने समझदारी दिखाते हुए पहले दुकान का शटर बंद किया ताकि किसी तरह का कोई नुकसान न हो। इसके बाद उन लोगों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद वहां पुलिस की एक टीम जांच के लिए पहुंच गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक स्कूटर सवार महिला की एक ट्रक से टक्कर हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पेशे से टीचर स्कूटर सवार महिला स्कूल जा रही थी और बीच सड़क में उसके स्कूटर की दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। घटना के सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि टक्कर लगते ही वो महिला स्कूटर समेत ट्रक के अगले पहियों के पास गिर गई। ट्रक के ड्राइवर ने भी तुरंत ब्रेक लगाए, जिससे वो महिला ट्रक की चपेट में आने से बच गई। फिर वो महिला खड़ी हुई और घटना वाली जगह से थोड़ी दूरी पर चली गई। हादसे को देख पास खड़े कुछ लोग भी उस तरफ दौड़ पड़े। बताया गया कि इस घटना में स्कूटर सवार महिला को मामूली चोट आई। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन को कोरोना हो गया। कोरोना संकट का असर एम्स दिल्ली की ओपीडी सेवाओं पर पड़ा और वहां अब कम मरीजों का ही रजिस्ट्रेशन करने का फैसला लिया गया। साथ ही मरीजों की भर्ती के लिए भी नए दिशा निर्देश दिए गए। इनके तहत अब सिर्फ गंभीर मरीजों को ही इलाज और सर्जरी के लिए भर्ती किया जाएगा।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में चुनाव से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा। साथ ही फिर खटीमा से ही चुनाव लड़ने की बात कही। मेरा कर्तव्य है, मैं सब जगह जा रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कर्मभूमि खटीमा है। रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। उन्होंने इस मुकाबले में 6-1 और 6-3 से जीत हासिल की। बंगाल में नगर निगम चुनाव टाले जाएं या नहीं, इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। इससे पहले एक याचिका में कोरोना खतरे की दलील देते हुए इन चुनावों को टालने की मांग की गई थी। ये चुनाव वहां 22 जनवरी को होंगे। आईसीसी ने T20 में स्लो ओवर रेट रहने पर नया नियम लागू कर दिया। अब गेंदबाजी करने के दौरान पारी के आखिरी ओवर से पहले अगर स्लो ओवर रेट रहा तो उस आखिरी ओवर में 30 गज से बाहर टीम का एक फील्डर कम रहेगा। इसके अलावा जुर्माने समेत दूसरी सजा पहले की तरह बरकरार रहेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बॉर्डर की सुरक्षा में डटे बीएसएफ के जवानों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो भारी बर्फबारी के बीच दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पेट्रोलिंग करते नजर आए। ये वीडियो पुंछ के सब्जियान इलाके का है, जिसमें बर्फ से पटी घाटी में हथियारों से लैस बीएसएफ के कई जवान बॉर्डर पर पैनी नजर बनाए हुए दिखाई दिए। भारी बर्फबारी और फिसलन वाले पहाड़ी रास्तों पर भी बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात नजर आए। असल में सर्दियों के समय बर्फबारी की आड़ में बॉर्डर पर पार बैठे आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में बॉर्डर पर जवानों की चुनौती काफी बढ़ जाती है। ये वजह रही कि बीएसएफ के जवान मुश्किल हालात में भी एलओसी पर डटे नजर आए। अमेरिका में वॉशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। बाढ़ की वजह से वहां के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे दिखे। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां आधी डूबी नजर आई। वहां मैदान भी इस सैलाब की भेंट चढ़ गए। लोगों ने अपने मकानों के बाहर रेत से भरे बैग रख दिए ताकि बाढ़ का पानी उनके घरों के अंदर ना घुस पाए, जबकि एहतियात के तौर पर कुछ इमारतों को प्रशासन ने खाली भी करवा लिया। इसके अलावा वहां कई जगहों पर जमीन खिसकने की खबरें आई। वहां एक छोटा ट्रक पानी से भरी सड़क पर चलता दिखा, लेकिन आगे की सड़क पूरी तरह डूबी देखकर उसने लौटने में ही अपनी भलाई समझी। और जेडीयू पहले भी एक साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, लेकिन उस गठबंधन का जो हश्र हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जातीय जनगणना का मुद्दा फिर से दोनों पार्टियों के बीच दोस्ती की वजह बन सकता है और दो विरोधी साथ आ सकते हैं। आरजेडी ने तो इसके संकेत भी दे दिए और जेडीयू की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर जेडीयू को ऑफर दिया और जेडीयू को प्रस्ताव दिया कि अगर इस मुद्दे पर बीजेपी ने जेडीयू का साथ नहीं दिया तो नीतीश कुमार चिंता ना करें, क्योंकि अगर बीजेपी ने उनका साथ छोड़ा तो जातीय जनगणना के लिए आरजेडी उनका साथ देगी और नीतीश कुमार की सरकार नहीं गिरने देगी। आरजेडी ने हाथ बढ़ाया तो जेडीयू ने भी दबी जुबान से ही शुक्रिया कहा। मतलब जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में बीजेपी अलग थलग पड़ती दिख रही है और आरजेडी और जेडीयू के साथ आने की अटकलें लग रही हैं। खबर तो यह भी है कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, जिसके बारे में मकर संक्रांति के बाद पता चल सकता है। बिहार में जातीय जनगणना पर एनडीए में घमासान की खबर है और अटकलें लग रही हैं कि इससे बिहार की सरकार में संकट आ सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब दो रास्तों में एक चुनना होगा। पहला, या तो बिहार सरकार खुद राज्य में जातीय जनगणना कराए या फिर नीतीश बीजेपी से रिश्ता तोड़ ले। हालांकि नीतीश कुमार ने दिल्ली में यह साफ कर दिया था कि अभी वो इस बारे में सभी पार्टियों से बात कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर बिहार सरकार खुद जातीय जनगणना करा सकती है। पीएम की सुरक्षा चूक पर मचा घमासान बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम के खिलाफ बेतुका बयान दिया है। उन्होंने पीएम के लिए अमर्यादित शब्द कहे। पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम को तू कहकर संबोधित किया। पंजाब के टांडा में एक रैली को संबोधित करते हुए चन्नी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम को कोई खरोच नहीं आई, किसी ने नारे नहीं लगाए और पूरे देश में फैलाया जा रहा है कि पीएम की जान को खतरा है। ओ यार, कोई खतरा तेनों होया नहीं, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली। केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी? पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। सीएम चन्नी ने विवादास्पद ट्वीट भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार पटेल की फोटो के साथ एक कोट शेयर करते हुए लिखा, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने सरदार पटेल की एक तस्वीर ट्वीट पर इशारों में ही मोदी पर तंज कसा।
पीएम की सुरक्षा में चूक को सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद गंभीर माना है, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। इसी बीच इस मामले में आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। मनमोहन वैद्य ने कहा, पंजाब में पीएम की सुरक्षा के साथ जो हुआ वो देश के लिए ठीक नहीं। मीनाक्षी लेखी ने तो सोनिया गांधी से पंजाब के सीएम चन्नी को हटाने की मांग कर दी। गंभीर बात है, इस पर जांच भी हो रही है एंड द ऑफिसर्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सरकार अपना काम करेगी निश्चित। ये ठीक नहीं हुआ है, मतलब एक संवैधानिक सर्वोच्च पद के व्यक्ति को इस प्रकार से खड़ा रहना पड़ना, ये ठीक नहीं हुआ है, देश के लिए ठीक नहीं है। सोनिया गांधी जी को तो हटा देना चाहिए। अगर उनकी सलाह नहीं होती तो उनको हटा देना चाहिए। हटाया क्यों नहीं? मुख्यमंत्री को हटाएं। पीएम अपमान नहीं करे, पीएम का अपमान हुआ है और जो ये बातें कर रहे हैं वो देश का अपमान कर रहे हैं। जो घटना पंजाब में हुई इसके ऊपर एमएचए ने ऑलरेडी कमेटी गठित कर दी है, जिसमें एनआईए के सीनियर अधिकारियों को डाला है। और मैं मानता हूं कि ये एक घटना, पहली घटना इस तरह की 4 दशकों बाद हुई है और उसके बाद ऐसी घटना का देखा जाना मुझे लगता है देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती ना बन जाए। वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या कार्रवाई एनआईए की टीम आगे करेगी, मगर पंजाब सरकार को भी उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनने कहीं लापरवाही बरती सख्त कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए 10% आरक्षण को इजाजत दे दी, जिस पर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि इसके तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के लिए सालाना आमदनी की सीमा 8 लाख रुपए तय की गई थी, जिसे ज्यादा बताकर कई याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अपील की थी। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि यह मंजूरी सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए ही दी गई है, जबकि अगले साल के लिए यह फैसला लागू होगा या नहीं, इस पर मार्च के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। यानी कोर्ट के फैसले के बाद मौजूदा सत्र के लिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के 27% आरक्षण को भी कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही माना। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक सभी सियासी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से 16 जनवरी तक सभी सियासी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा स्विमिंग पूल और वाटर पार्क भी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि सिनेमा हॉल, सैलून और ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। झारखंड के धनबाद में बीजेपी अध्यक्ष को गाली देने पर कार्यकर्ताओं पर थूक चटवाने का आरोप लगा है। इस मामले में 10 के खिलाफ मामला दर्ज कर बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ को आज नया मेयर मिल जाएगा। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के 14 पार्षद नगर निगम के चुनाव जीते हैं, तो बीजेपी के 12 पार्षद